हेलो बच्चों, दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज where another electric charge where another electric charge will feel some force of attraction और रिपल्शन। ठीक है ना बच्चों, आपको पता है कि चार्जेस कितने टाइप के हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की होती है, पॉजिटिव चार्ज की भी होती है और नेगेटिव चार्ज की भी होती है। ठीक है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है चार्ज के चारों तरफ। मान लिया ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। क्या है बच्चों? 3 डायमेंशनल स्पेस है। और अगर इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर कर जाए तो ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो उस चार्ज पे क्या अप्लाई करेगा बच्चों? फोर्स अप्लाई करेगा। बेसिकली चार्ज के चारों तरफ क्या है? एक स्पेस है। उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो ये चार्ज उस पर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। बच्चों, ये जो चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी की जा रही है, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं इसको? सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हो उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे पास कितने चार्जेस हैं? 2 हैं। पहला है सोर्स चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, और दूसरा है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, उसमें अगर कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा तो क्या करेगा? ये उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है बच्चों, ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये चीज नोट करने लायक है। सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज is always positive। ठीक है, तो अगर बच्चों यहां पे सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव ही होता है। तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज Q0 को रखते हैं तो ये वाला पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे हमेशा कैसा फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड, F वेक्टर। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी बच्चों? आउटवर्ड होगी। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस नेगेटिव सोर्स चार्ज, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे चार्ज Q0 रख दिया तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो नेगेटिव सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होती है बच्चों? इनवर्ड्स होती है, अंदर की तरफ होती है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पॉजिटिव चार्ज की ड्रॉ करते हैं तो कैसी ड्रॉ करेंगे? पॉजिटिव चार्ज, और जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं वो कहां जाएंगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों जा रही हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन की थी?
एक स्पेस है, किसके चारों तरफ? एक चार्ज के चारों तरफ। जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो ये वाला सोर्स चार्ज उस पर क्या लगाएगा? फोर्स। हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? बाहर की तरफ। ठीक है। और अगर हमने सोर्स चार्ज नेगेटिव ले लिया तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इनवर्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So this is the positive source charge and this is the negative source charge. पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव की इनवर्ड. ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक और चीज समझनी होगी. सपोज दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ए सोर्स चार्ज Q और यहां पे एक टेस्ट चार्ज है Q0 और इस टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर. पोजीशन वेक्टर समझ गए क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर क्या दिखा रहा है? इस चार्ज की पोजीशन को दिखा रहा है. और ये चार्ज Q0 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है? इस चार्ज को हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज. और ये कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होगा, तो एक आंसर है आपके पास, सर इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये फोर्स होगा वेयर R वेक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q0. लेकिन बच्चों, एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, इस पे जो टेस्ट चार्ज है Q0, इस पे कितना फोर्स लगेगा? F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर. यहां पे E वेक्टर क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. जिस पॉइंट पे चार्ज Q0 रखा है उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E वेक्टर. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है. और फोर्स किस पे लग रहा है? Q0 पे. यहां पे F वेक्टर क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0, दैट इज टेस्ट चार्ज. और E वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक. एंड E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at point due to source charge. F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर में E वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. और F वेक्टर क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0. ठीक है ना? तो E वेक्टर का फॉर्मूला क्या बना बच्चों? E वेक्टर का फॉर्मूला है, अगर हम F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर लिखते हैं तो E वेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ? F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0 इज इक्वल्स टू E वेक्टर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. मैंने शुरू में यहां पे एक पोजीशन वेक्टर लिखा था R0 वेक्टर. ये क्या है? देखो बच्चों, इस Q0 का अपना एक पोजीशन वेक्टर है R0 वेक्टर. ठीक है ना? और अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर बदल देते हो Q0 का, यहां R0 है, यहां आप इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R1 वेक्टर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बदल जाएगी. अगर आप कहीं और पोजीशन ले लेते हैं R2 वेक्टर, यहां चार्ज रखते हैं Q0, तो क्या होगा? Q0 जैसे ही आप यहां पे पोजीशन बदलेंगे इस Q0 की, तो फिर से फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी. इसका मतलब फोर्स F वेक्टर depends on position of test charge. F vector depends on position of Q0. तो हम क्या मान सकते हैं? F वेक्टर को इज ए फंक्शन ऑफ R. F किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे. ठीक है ना? तो हम क्या मान लेते हैं कि F वेक्टर अगर R पे डिपेंड करता है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. और अगर फोर्स
R पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी काय पे डिपेंड करेगी, R पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E वेक्टर एट पॉइंट R इज इक्वल्स टू F वेक्टर एट पॉइंट R डिवाइडेड बाय Q0। E वेक्टर एट पॉइंट R इज इक्वल्स टू F वेक्टर एट पॉइंट R डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर किसी चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं और Q0 क्या मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज। ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज और Q0 हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड Q, और ये है Q0। तो बच्चों ये जो Q0 है ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लिया जाता है। Q0 शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। Q0 को बहुत छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर Q0 ज्यादा बड़ा हो गया ना तो ये हमारे सोर्स चार्ज को ही डिस्टर्ब कर देगा। अगर Q0 बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज ले लिया तो किसको डिस्टर्ब कर सकता है, सोर्स चार्ज को। इसीलिए हम लिखते हैं E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q0। ये भी सही है। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर R वेक्टर इज इक्वल्स टू F R वेक्टर अपॉन Q0। यहां Q0 बहुत छोटा होना चाहिए, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, E R वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F R वेक्टर अपॉन Q0। यहां पे लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 क्या बता रहा है कि चार्ज बहुत छोटा है, Q0 इज वेरी वेरी स्मॉल। अब हम समझते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेडिंग लगाएं आप लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन लें। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit positive charge placed at a point in a electric field. Force experienced by unit positive charge placed at a point in a electric field. बच्चों आपको पता है कि अगर कोई चार्ज Q है जिसे हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं और Q0 जिसे हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, अगर ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर फोर्स लगता है F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर। बच्चों अगर ये Q0 इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, जस्ट इमेजिन करो आप, Q0 किसके बराबर हो जाए 1, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, E वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स के बराबर। अगर Q0 1 हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर। तो इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है तो किसके बराबर हो सकती है, फोर्स के बराबर, यदि Q0 कितना हो जाता है 1 के बराबर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज है Q, इसके चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे एक चार्ज रखा है Q0, इसका पोजीशन वेक्टर है R0 वेक्टर,
मान लेते हैं कि हमारा सोर्स चार्ज ओरिजिन पे रखा है, दिस इज ओरिजिन और यहां पे रखा हुआ है चार्ज Q। तो अगर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करना होगा, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखना होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो अगर Q0 1 के बराबर हो जाता है, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q0 यहां पे क्या हो जाता है, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस कंडीशन में F वेक्टर किसके बराबर हो जाता है, E वेक्टर के बराबर। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। What is the formula for electric field intensity at point P at a distance r from a charge Q? इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। बच्चों अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है Q जो कि सोर्स चार्ज है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, इससे r वेक्टर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है, derive an expression for electric field intensity at a point P at a distance r from a charge Q। यहां Q कौन सा चार्ज होगा, सोर्स चार्ज। तो स्टेप 1 क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि पॉइंट P पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0। सपोज Q0 is placed at point P where we wish to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। मान लिया यहां पे कितना चार्ज रखा है, Q0। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज, या फिर ऐसा लिख सकते फोर्स एक्सपीरियंस्ड या फिर फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 कितना होगा बच्चों, F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। और यह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बता रहा है कि दोनों चार्जेस कहां रखे हुए हैं, वैक्यूम में। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर। ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0। Q0 कहां रखा हुआ है बच्चों, Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हुआ है। और F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर में E वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। और F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर में F वेक्टर क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0। तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q0 E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। Q0 से Q0 कैंसिल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी आई, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर r कैप। इससे ये प्रूफ होता है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर r कैप, और यहां वेक्टर। तो ये तो कांस्टेंट है बच्चों, और अगर r भी कांस्टेंट हो जाए तो E किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q के। इफ r इज कांस्टेंट देन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा चार्ज होगा इस पॉइंट पे, मान लो आपने 2 माइक्रो कूलम रखा, फिर आपने 3 माइक्रो कूलम रखा, 4 माइक्रो कूलम रखा, तो जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट P पे बढ़ती जाएगी। और फिर लिखा है, और ये कंडीशन कब है बच्चों, व्हेन r इज कांस्टेंट, व्हेन r इज कांस्टेंट। इफ Q इज कांस्टेंट, अगर Q कांस्टेंट है, ठीक है,
इफ सेकंड कंडीशन है इफ Q is constant, then in that case E is inversely proportional to R square. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? R के। यदि हम R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो E की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे, और इस डेरिवेशन को आप क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा कैसे आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना? तो हेडिंग डालें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है देखें बच्चों, अगर कोई एक पॉइंट है P, ठीक है ना, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें Q1 के कारण, Q2 के कारण और Q3। आई वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q2 और ड्यू टू चार्ज Q3। इसका डिस्टेंस R1P, इसका डिस्टेंस R2P और ये डिस्टेंस R3P। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 इस पॉइंट P पे कितना फोर्स लगाएगा, या फिर Q1 के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कूलम्ब्स लॉ वाली बात अभी भूल जाए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें। Q1 के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 के कारण E2 और बिकॉज ऑफ Q3 कितनी आ जाएगी? E3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? इंडिविजुअल चार्ज के कारण निकालो पहले, और फिर उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कौन सा सम कर दो? वेक्टर सम। क्या कर दो? उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। तो इसका स्टेटमेंट क्या बना? अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा इस फॉर्मूले को, ठीक है? लिखें स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to number of charges is the vector sum of electric field produced by individual charge। मतलब अगर Q1, Q2, Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ठीक है? और इन सभी का कौन सा एडिशन करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन। तो चलो इसको एक बार प्रूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। बच्चों मान लेते हैं कि एक पॉइंट है P और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है n चार्जेस के कारण। तो हम क्या करेंगे? दो चार्जेस के कारण एक जनरल फॉर्मूला बना के उसको किसके लिए प्रूव करेंगे? n चार्जेस के लिए। तो सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस और ये है z एक्सिस। z एक्सिस अभी 0 है, ये xy प्लेन है, ठीक है? यहां एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, यहां दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2, और यहां है एक पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q2। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस ले लेते हैं R2P वेक्टर, और Q1 और P के बीच का डिस्टेंस हो गया R1P वेक्टर। Q2 के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E2 वेक्टर, और Q1 के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉइंट P पे E1 वेक्टर। अब और इस पॉइंट P का अगर पोजीशन वेक्टर है तो वो ये है RP वेक्टर, ठीक है? अब हमें सबसे पहले E1 और E2 का वेक्टर एडिशन करते आना चाहिए। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे?
पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये वाला हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी EP वेक्टर। ठीक है, तो EP वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो EP वेक्टर कितना आएगा? E1 वेक्टर कितना बनेगा चार्ज Q1 के कारण? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप। और दूसरा Q2 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप। आप इसमें ये दो चार्जेस के कारण जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो ये है। अगर बच्चों ऐसे n चार्जेस हो तो क्या करना होगा? n चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप। ये R1P Q1 और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस, R2P Q2 और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस। अब n चार्जेस हैं तो प्लस डैश 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 कहां तक जाएगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपॉन RnP स्क्वायर RnP कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप प्लस डैश 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 Qn अपॉन RnP स्क्वायर RnP कैप। बच्चों इसको हम समेशन में लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे? EP वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन ऑफ QI अपॉन RIP स्क्वायर RIP कैप। I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। I की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। बच्चों अब टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और कैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले लिखे बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या दे दिया जाएगा आपको? ये मान लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड है ए और ए। इसके तीनों कॉर्नर्स पे चार्जेस रख दिए जाएंगे Q1, Q2 और Q3। ठीक है बच्चों, अगर ये तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3, ये सभी कैसे हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q1, एक क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे आप लोग? सबसे पहले बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा? फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। ठीक है, तो यहां पे ये जो क्वेश्चन होगा ये सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बट क्वेश्चन किसका दे दिया मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट से होगा। मतलब अगर आपसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है तो आप फील्ड के क्वेश्चंस भी आराम से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3 और ये चार्ज है Q1। ये Q2 पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2। वैसे ही Q3 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/3। दो फोर्सेस आ गए समझ में? ये वाला Q3 इस पर फोर्स लगाएगा, ये Q2 भी इस पर। बच्चों ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और यहां चार्ज कितना रखा है? Q1। अब अगर आपसे कोई कहता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? F रिजल्टेंट
इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा। टाइप क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या निकाला, रिजल्टेंट फोर्स निकाला, किसकी हेल्प से निकाला, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों, वो देखें। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वेशंस हैं ये पूरे, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ठीक है। अगर ये तीनों चार्जेस में से Q1 नेगेटिव है, इफ दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड ए और ए, तो Q1 को Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2। Q1 को Q3 भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/3। इस बार ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहां लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ, तो ये है रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F13 cos 60, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60। आप चाहें तो ये खुद भी कुछ वैल्यूज ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन से क्वेश्चंस थे बेटा, ये क्वेश्चंस थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्वेश्चन। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और उसके टाइप्स। देखें बच्चों, टाइप नंबर 1, इसमें क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। किस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज दिस इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यहां एक चार्ज रखा है Q1, यहां चार्ज रखा है Q2, यहां चार्ज रखा है Q3। आपसे कोई कहता है, सपोज यहां सिर्फ अभी चार्ज Q1 है और यहां क्या है Q2। आपसे कोई कहता है कि इन दोनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एंगल कितना 60, ये एंगल भी कितना होगा 60, और ये एंगल भी कितना होगा 60। ये साइड्स कितनी है, ए साइड्स है, मतलब साइड की लेंथ ए है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, ये साइड ए और ए। इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 क्या होगा, E1 वेक्टर। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, E2 वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री। पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी, तो इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी इस पॉइंट P पे, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इस पॉइंट P A पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है EA इज इक्वल्स टू दिस। वैसे ही अगर मान लो इसमें से एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, एक कंडीशन और देखते हैं। अगर इस Q2 की जगह पे हम कहते हैं कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो क्या डिफरेंस आता, देखना, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, Q2 इज नेगेटिव, Q1 इज पॉजिटिव। तो इसी क्वेश्चन में हम क्या कर सकते थे, ये चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगी E1 वेक्टर। ये चार्ज नेगेटिव है -Q2, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, नीचे। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्ट्स आती है, नेगेटिव की तरफ ही जाएगी, ये नीचे आ गई, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है, यहां से कैसा आप कुछ ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इस बार E1 और E2 के बीच में एंगल कितना आएगा 120 डिग्री। तो इस बार रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितनी आएगी, EA वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस
E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। समझो ना, एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। इनको हम कौन से लॉ से जोड़ रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ। तो ये पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया यहाँ पे, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव होते तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती? देखें बच्चों, इफ बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड ए है, यहां दोनों चार्जेस नेगेटिव -q1 -q2 और ये है पॉइंट पी। तो नेगेटिव चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आती नीचे, इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आती? नीचे की तरफ। इसे कहते E1 वेक्टर, इसे कहते थे E2 वेक्टर। और इनके बीच का एंगल कितना होता बच्चों? 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ई रिजल्टेंट कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पे? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इस केस में थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। आप लोग बुक में देखेंगे इस टाइप के ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, लास्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल में, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा हुआ है, सेंट्रॉइड क्या होता है? ये हमने सेंट्रॉइड ड्रॉ किया और ये हो गया। यहां एक चार्ज रखा है Q2, यहां चार्ज रखा है Q1, यहां चार्ज रखा है Q3। अब आपसे कोई कहता है कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो सबसे पहले E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? नीचे। E2 के कारण इस तरफ जाएगी E2 वेक्टर, इस Q3 के कारण यहां जाएगी E3 वेक्टर। ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? ये एंगल होगा, ये टोटल एंगल कितना है? 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 120। तो इस E2 और E3 का रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? ER, बिकॉज ऑफ E2 एंड E3, दैट इज अंडर रूट ऑफ E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस 2E2 E3 cos 120। ठीक है, और ये वाली जो Q1 है इसके कारण कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे सिर्फ E1 स्क्वायर, E1 आएगी। इन दोनों का वेक्टर सम कहां जाएगा? ऊपर जाएगा ना। इन दोनों का हमने वेक्टर सम किया, ये यहां जा रही है, यहां, इसका रिजल्टेंट ऊपर। ठीक है, और ये E1 है। ठीक है, तो इस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या आई? E1 बिकॉज ऑफ Q1। तो यहां पे आप देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है और Q1 के कारण E1 कहां जा रही है? नीचे। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? E नेट इज इक्वल्स टू ER वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, ER वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। और अगर आपको Q2 के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको ये डिस्टेंस निकालते भी आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सीख लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है A, ठीक है ना, ये एंगल कितना है? 60। ये पूरे एंगल कितने हैं? 60 के हैं। ये है इसका सेंट्रॉइड। ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से किया और यहां से किया। ये कितनी साइड हो गई यहां से यहां तक? A/2। ठीक है ना, ये कितनी हो गई? A/2। और आपको पता है कि ये A/2 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या पता है? बेस पता है, और आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। तो आप यूज कर सकते हैं cos 30 इज इक्वल्स टू बेस कितना है? A/2, और हाइपोटेनियस आपको पता लगाना है। cos 30 क्या होता है बच्चों? √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू A/, ये x हमें पता लगाना है। हाइपोटेनियस यहाँ कितना ले लिया? x, A/2x। ये हो गया कैंसिल। तो अंडर रूट A डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x, मतलब ये डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चंस और भी सारे डेरिवेशंस लेके आएंगे। गुड लक टू ऑल।